नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं पूरा पश्चिम, लेकिन शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रयागराज में फंसे बाहरी छात्रों को सीएम योगी का तोहफा, बसों के जरिए उनके घर पहुंचाया जाएगा। 2 चरणों में पूरा होगा घर पहुंचाने का अभियान। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1955। अब तक प्रदेश में 31 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की क्षमता बढ़ाने के निर्देश। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की चर्चा। संवाद में पीएम ने कहा, दुनिया भर में कारगर है लॉकडाउन, भारत की स्थिति दूसरे देशों से बेहतर। सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ पुलिस ने दिया नोटिस। बयान दर्ज कराने के लिए सरोजनी नगर पुलिस ने बुलाया। कनिका कपूर कोरोना से निपटने के लिए प्लाज्मा डोनेट करेंगी। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी की जांच समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। कुलपति को जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई होगी। न्यायिक हिरासत में है प्रोफेसर शाहिद। प्रोफेसर पर विदेशियों को छुपाने का आरोप है। जमाती समेत 30 विदेशियों की मदद की गई थी। प्रोफेसर और अन्य 30 को जेल भेजा गया था। महामारी एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहां पर कुलपति को जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि जमातियों के साथ, विदेशी जमातियों के साथ कुल 30 लोगों को छुपाने का आरोप है प्रोफेसर शाहिद पर और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इलाहाबाद से, प्रयागराज से। जमाती समेत 30 विदेशियों की मदद की थी प्रोफेसर शाहिद ने, ऐसा आरोप उनके ऊपर। और जांच समिति ने अपने रिपोर्ट इसी मामले पर, सारे मामले का अध्ययन करके, सारे सबूत देखकर समझकर जो रिपोर्ट बनाई है वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति को भेज दी गई है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, इनको जमातियों से संबंध रखने और उनकी मदद करने के आरोप में सस्पेंड किया गया था। अब उसमें वाइस चांसलर ने 5 प्रोफेसर्स की एक कमेटी बना दी है और कमेटी जांच करेगी कि उन पर किस किस तरह के आरोप है और उनके खिलाफ आगे और किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है, क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो वाइस चांसलर ने 5 प्रोफेसर्स की एक कमेटी बना दी है। ये कमेटी जब रिपोर्ट देगी उसके आधार पर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी और वो पूरी कार्रवाई रिपोर्ट जो है वो कार्य परिषद की बैठक जब लॉकडाउन खत्म होगा उसमें रखी जाएगी और तब उस पर अंतिम मुहर लग सकेगी कि प्रोफेसर के खिलाफ विभाग की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका मोइन। बहुत चर्चित मामला, आरोप प्रोफेसर शाहिद पर 30 जमातियों को छुपने में मदद करने का, अपने बारे में न बताने का, और इसीलिए मामले दर्ज उनके ऊपर महामारी एक्ट के उल्लंघन के। आगे बढ़ते हैं। आगरा प्रदेश का सबसे बड़ा रेड जोन बन चुका है। यहां पर लगातार सामने आ रहे कोरोना मामलों के बाद अब अव्यवस्था की तस्वीरें भी सामने आने लगी। इसकी शुरुआत बीते 21 अप्रैल को जिले के मेयर नवीन जैन के एक पत्र से हुई थी। इसमें उन्होंने सीएम से कहा था कि अगर फौरन समुचित उपाय न किए गए तो आगरा भारत का वुहान बन सकता है। इसके बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई, जहां सबसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और इसके बाद पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव भी ट्वीट के जरिए सीएम का घेराव कर चुके। लेकिन विपक्ष के साथ साथ जिले के हालात को लेकर बीजेपी के अंदर भी मतभेद सामने आने लगे हैं। फतेहपुर सीकरी के विधायक और राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने जहां सीएम को पत्र लिखकर डीएम को हटाने की मांग की है, वहीं बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने उनके पत्र पर हस्ताक्षर न करके पार्टी में उपज रहे मतभेद को हवा दी है।
ना यहाँ पे लोगों को प्रॉपर खाने के लिए दिया जा रहा है, ना पीने के लिए दिया जा रहा है। एसडीआई में आई शिकायतों के बारे में मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। सुबह भी निरीक्षण किया गया था, हम सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं। जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेश किया गया है। अलग से जब टीम बनाई गई थी, किसकी कमी रही उसको वह देख लें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें ताकि हम उसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर सकें। खाने के पैकेट की लूट देखिए आप कैसे हुई थी, और जब इसकी तस्वीरें लोगों के बीच में पहुंची तो हाहाकार मच गया। और उसी का असर आप देख रहे हैं, बीजेपी के भीतर भी मतभेद हैं। राज्य मंत्री मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन उनके पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने। मेयर ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, और उन्होंने कहा था कि मेरे शहर को बचा लो। अब विपक्ष ने घेरना शुरू किया है सरकार को। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को, और अब ट्वीट करके हमला बोला है अखिलेश यादव ने, जो कि सपा सुप्रीमो है। फोन पर है हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय। नितिन, फिलहाल ताजा जानकारी क्या है इस मामले से जुड़ी आपके पास? ताजा जानकारी देखिए, इसको लेकर ये है कि आगरा में जिस तरीके से स्थिति खराब होना शुरू हुई और जनता के फोन जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचना शुरू हुई है, लाइक विधायक के पास पहुंचना शुरू हुए, एमपी के पास पहुंचना शुरू हुए, और उसके बाद उनमें इस बात को लेकर उन्होंने प्रशासन से लगातार कम्युनिकेट करना शुरू किया, लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद इसको लेकर मीटिंग हुई है। और कई सारी मीटिंग सर्किट हाउस में हुई है, जिसमें पिक्चर्स और तस्वीरें भी आई कि वो बैठक कर रहे हैं, जिसमें विधायक और सांसद मौजूद हैं। लेकिन उसमें ये बात तय हुई कि एक चिट्ठी भेजी जाएगी मुख्यमंत्री को, जिसमें आगरा की पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा, जिलाधिकारी की क्या भूमिका इससे भी अवगत कराया जाएगा। और जब ये पूरी चिट्ठी लिख के रेडी हो गई, उसमें विधायकों और सांसदों के और महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की जब साइन होने की बात आई, तो कई सारे जनप्रतिनिधि इसमें पीछे हट गए और उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। उसके बाद पूरा मामला एक मतभेद उभर कर सामने आ गया, और इस मतभेद के बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि पूरे इस मामले में अलग अलग बयान है। सांसद आगरा जो सूत्र मिलता रहे हैं एसपी सिंह बघेल, मुख्यमंत्री से जो शिकायती चिट्ठी जिलाधिकारी को की जानी थी उस पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही कुछ और विधायक भी तैयार नहीं है, लेकिन कुछ जैसे उदय भान सिंह है या जो अन्य विधायक हैं, वो चाहते हैं कि पूरी प्रॉपर एक डिटेल रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए, संगठन को भेजी जाए। और इसको लेकर बाकायदा आज चौधरी उदयभान सिंह लखनऊ चले गए और पूरी रिपोर्ट अपनी मुख्यमंत्री के साथ साझा करेंगे, उप मुख्यमंत्री के साथ साझा करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे बीजेपी के, और अपनी पूरी बात बताएंगे कि आगरा में जो स्थिति खराब हुई है उसके पीछे वजह क्या है। इसी बीच ये देखा गया कि जो चिट्ठी 21 तारीख को वायरल हुई, जो लिखी थी नवीन जैन ने, जो गोपनीय चिट्ठी डिप्टी सीएम और सीएम को, वो चिट्ठी 25 तारीख को यानी परसों फिर वो वायरल कर दी जाती है, और उस वायरल चिट्ठी को आधार बनाते हुए विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर देता है। जी। सवाल खड़े करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर समाजवादी पार्टी, फिर अखिलेश यादव। लेकिन आपको रोकेंगे हम इस वक्त, रोकेंगे आपको इस वक्त। उदयभान सिंह बीजेपी के एमएलए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उदयभान जी, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। उदयभान जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नितिन, अपनी बात जारी रखिए आप। देखिए, स्थिति इस समय इतनी नाजुक है, उस नाजुक स्थिति में देखिए लगातार प्रेशर विधायकों के पास, सांसदों पर लगातार प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और प्रेशर बिल्डअप होने की वजह क्या है? जनता का प्रेशर। ये वो प्रेशर है कि जिसमें लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर अधिकारी करके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने नितिन, जाहिर सी बात है कि जनता का दबाव होगा लगातार। बिल्कुल। उदयभान सिंह के अलावा और मेयर के अलावा आगरा के और कौन सा बड़ा चेहरा है वहां पर जो प्रशासन से बहुत नाराज है नितिन? जी सर, मैंने कहा कि आगरा के मेयर के अलावा और उदयभान सिंह के अलावा और कौन सा बड़ा राजनीतिक चेहरा है जो प्रशासन से बहुत नाराज है? देखिए, कई सारे विधायक हैं। देखिए, इसमें जो भी सोर्सेज के हवाले से अगर ऑन कैमरा पूछा जाए तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि सरकार कुल मिला के क्वेश्चन मार्क लग जाता है और उसको अब विपक्ष इस तरह से आड़े हाथ ले रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे विधायक हैं, जिसमें विधायक एतमादपुर के राम प्रताप चौहान है। पुख्ता ये जानकारी है कि राम प्रताप चौहान आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एम सिंह से पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है क्योंकि वो जनप्रतिनिधियों के साथ जो समन्वय होना चाहिए वो डीएम नहीं कर पाए, उनका बेरुखा रवैया रहा,
और जिस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम अगर जनता की एमएलए एमपी के पास आती है से डील नहीं कर पाते, सबसे बात होती है कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन जी जी जो पूरी तरह से सरकार और संगठन के बीच और प्रशासन के बीच जो नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आया, और यही वजह है कि सब लोगों के इस पूरे मामले पर जो आगरा की स्थिति खराब हुई है उसमें अलग अलग रोक है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि इसको पूरी तरह से डीएम उनकी बात को ठीक से समझ अच्छा नितिन, नहीं पा रहे इन हैं। सब बातों और से ऐसे में अलग, जब स्थिति खराब नितिन हुई, इन सब बातों से अलग जमीन पे हालात क्या हैं? आपको लगता है कि ये प्रकरण सारा मीडिया में आने के बाद, सार्वजनिक होने के बाद क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? देखिए स्थिति पहले से लगातार बेहतर हो रही है। आगरा के जो नोडल अफसर हैं आलोक कुमार, वो खुद नजर रखे हुए हैं लगातार। जो कमिश्नर आगरा हैं जिनको फिरोजाबाद का नोडल बनाया हुआ वो भी आगरा नजर रखे हुए हैं। जिलाधिकारी पूरी अपनी 24 घंटे अपनी सामर्थ्य के हिसाब से काम कर रहे हैं, सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगरा में स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि अगर कहीं भी नजर थोड़ी चूक रही है वहीं आपको नजर आ जाएगा कि कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। देखिए क्वारंटीन सेंटर की कल एबीपी ठीक है नितिन, इस वक्त हमारे साथ आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। बघेल साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये नमस्कार नमस्कार। ये जो सारा प्रकरण इस वक्त आगरा का हम सबके सामने है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मेरी टिप्पणी ये है कि हम लोग ये वैश्विक महामारी को दूर करने का केवल 3 तरीके हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं कृपया अपने दिमाग में जोर डाल के प्रशासन को ये बताएं कि वो कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, और जो संपर्की हैं वो भी बताएं कितने लोगों के संपर्क में आए हैं। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। मेरे एक हाथ में इस समय नोजल है, मैं स्प्रे कर रहा हूँ। तीसरा सैनिटाइजेशन से ही हम इसमें जीत सकते हैं। शुरू में क्या हुआ कि जब तबलीग जमात के लोग आए उन्होंने अपने को कैमोफ्लाइज कर लिया, कंसील कर लिया, छुप गए। हमको ऐसा लग रहा था कि कहीं पुलिस कोई मुकदमा वगैरह तो कायम नहीं करेगी। तो उस चक्कर में जब तक वो सेकेंडरी को संक्रमित कर चुके थे, टर्सरी को कर चुके थे, तब हम प्राइमरी का बघेल साहब, ले पाए। जी जी, तो उनकी सूचना नहीं थी। बघेल साहब इस वक्त कुछ तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं सर, इस वक्त कुछ तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स की क्या बदहाली है। इस पर आपका क्या कमेंट है? मेरी सलाह इसमें ये है कि आगरा होटलों का शहर है, प्राइवेट चिकित्सालयों का शहर है, और बहुत अच्छे मैरिज होम का शहर है। जितने लोग हम जितने को क्वारंटाइन में रख सकते हैं, तो 10,000 कमरे हमारे पास हैं। कमरे में क्या होता है कि लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड होता है, तो अगर वहां पर क्वारंटाइन किया जाए तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते हैं। बस एक किचन चले और वहां पर इलाज हो जाए। तो ये आगरा शहर होटलों का शहर है, मैरिज होम का शहर। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक चिट्ठी हम लोग देख रहे हैं बघेल साहब, सार्वजनिक ही हो गई है तकरीबन, और उसमें कहा जा रहा है कि प्रशासन से शिकायत करने वाली जो चिट्ठी थी उस पर आपने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? प्रशासन के खिलाफ जो है, प्रशासन की शिकायत करने वाली जो चिट्ठी है, कुछ जनप्रतिनिधियों ने लिखी है आपकी ही पार्टी के, आपके ही दल के, उस पर आपने दस्तखत करने से मना कर दिया है। नहीं, एक मेयर, हम इतने दिनों तक स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सबकी मेहनत पे पानी नहीं फेर सकते हैं। जहाँ थोड़ा बहुत कमी है उसको दूर करेंगे, लेकिन किसी एक जनप्रतिनिधि पूरे शहर की ओपिनियन नहीं दे सकता। मैं अब तक शहर का 70% इलाका फिजिकली देख चुका हूँ। तो बाकी एमएलए एमपी हैं, 2 एमपी हैं, यहाँ 11 एमएलए हैं, मेयर साहब हैं, तो सबकी एक व्यक्ति पूरे शहर के बारे में राय और प्रशासन के बारे में नहीं बना सकता है। मेरी राय है कि हम लोग ठीक है कहीं जगह बढ़ रहे हैं, लेकिन इंदौर होने से भी बचे हैं हम आगरा के लोग। नहीं, एक व्यक्ति तो बिल्कुल आप सही कह रहे, नहीं बता सकता है, लेकिन वो एक व्यक्ति अगर राज्य मंत्री हो, एमएलए हो, तो बात बन जाती है, बात बढ़ जाती है। अब वो उनके अपने निजी विचार हैं, उनसे फोन कर लीजिएगा, लेकिन मैं इस समय किसी आलोचना समालोचना में नहीं पड़ना चाहता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, बाएं हाथ में मेरा आपका फोन है और दाहिने हाथ से भोजपुरा में मैं सैनिटाइजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल करके स्वयं करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा गोरैया प्रयास है। जितना हम लोग इस समय केंद्र सरकार, राज्य सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को मिलकर करना है। इस समय आलोचना समालोचना या श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग रख लें तो हमारा अगला पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है बघेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
आगरा के सांसद बीजेपी के यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की राय जो है वो मायने नहीं रखती, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि वो व्यक्ति आप ही के दल के एमएलए हैं, राज्य मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि आलोचना समालोचना में नहीं पड़ना चाहिए हमें। लेकिन स्थिति ये है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खाने के पैकेट की लूट मची हुई है। प्रशासन से नाराजगी है बहुत सारे जनप्रतिनिधियों में, लेकिन इन बातों से एसपी सिंह बघेल सहमत नहीं है। रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके अंदर ही मतभेद दिखाई दे रहे हैं, सार्वजनिक हो चुके हैं। इस बारे में वो कुछ स्पष्ट नहीं कहना चाह रहे हैं आगरा के सांसद, लेकिन वो प्रशासन से उतने नाराज भी नहीं दिख रहे हैं जितने ही उतना उनके ही दल के दूसरे लोग। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव त्यागी जी, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद आपका। त्यागी साहब, ये जो आगरा का मामला निकल कर आ रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिलाकर के सरकार को और गंभीरता से कार्य करना होगा। इस वक्त कहीं भी कोई नुक्ताचीनी करने का समय नहीं है, सबको एक साथ रहना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, प्रदेश की जिम्मेदारी है कि सब एक साथ रह करके कोविड-19 से लड़ें। लेकिन बात यह है कि आगरा के मेयर साहब ने जिस तरह से चिट्ठी लिखी है तो उसका मतलब बहुत भयावह स्थिति है, और साथ साथ जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर खोले गए हैं, वहां पे बदइंतजामी है, उस सबको लेकर के निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी इस बात को लेकर के अभी ट्वीट भी किया है और मुख्यमंत्री साहब से आग्रह किया है कि भाई इसको देख करके इसको बेहतर करें, क्योंकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा तो मिलनी ही चाहिए। साथ साथ जितने क्वारंटाइन सेंटर हैं उसमें हाइजीन के अलावा जितना भी खान पीन है और जितना भी मरीजों को जितनी भी डाइट चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए। शायद उसमें कमियां हैं। तो इसके लिए दोषी कौन है त्यागी साहब? सरकार का इसके लिए दोषी कौन है? देखिए, दोषारोपण करने की बात जो आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने प्रशासनिक अमले को निश्चित रूप से आगाह करना चाहिए, सजग करना चाहिए, और जो अधिकारी इसमें कार्रवाई बेहतर कर रहे हैं उनको इनाम देना चाहिए। जो बेहतर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं जो अधिकारी, उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। त्यागी साहब, चिट्ठी लिखी जा रही है शिकायत की, और उसमें बीजेपी के अंदर ही मतभेद दिखाई दे रहे हैं। उनके एमएलए कह रहे हैं कि प्रशासन दोषी है, सांसद महोदय कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो लोग इस टाइम दोषी अधिकारियों के पक्ष में खड़े हैं वो भारत के दोषी होंगे, वो देश के दोषी होंगे, वो प्रदेश के दोषी होंगे। इस वक्त हमें बिल्कुल निश्चित रूप से एक होकर के इस बात को आवाज को बुलंद करना होगा कि एक एक नागरिक की जान कीमती है, एक एक नागरिक का स्वास्थ्य कीमती है, एक एक नागरिक उत्तर प्रदेश का हमारे लिए कीमती है, एक एक स्वास्थ्य कर्मी हमारे लिए कीमती है, एक एक प्रशासनिक अधिकारी हमारे लिए कीमती है, और जो लोग विशेष रूप से कोविड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं उन सब स्वास्थ्य कर्मियों को हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन जो लापरवाही कर रहे हैं उनकी उस कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राजीव त्यागी। धन्यवाद। के लिए दिया जा रहा है। विपक्ष की बात आपने सुन ली, सत्ता पक्ष के सांसद की बात आपने सुन ली, इससे पहले जो शिकायत की बात सामने आई वो भी हमने आपको दिखाई। धन सिंह रावत का कहना है कि पलायन का दंश झेल रहे पौड़ी को युवा पीढ़ी एक नई दिशा दिखा सकती, और ऐसे में सरकार भी युवाओं को खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 5 लाख तक का लोन बगैर किसी ब्याज के सहकारिता बैंक से मुहैया करवाएगी, और इससे युवा अपने गांव और पहाड़ों में ठहर कर खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे। दरअसल लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में युवा अपने घर लौटे हैं। सरकार की कोशिश है कि इन्हें यहीं पर रोककर रोजगार दिया जाए ताकि पलायन रोकने में मदद मिले। और बारिश की वजह से ऋषिकेश में गेहूं की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल पक कर तैयार है और उसकी कटाई चल रही है, मगर बारिश ने फसल को खराब कर दिया है। ऋषिकेश के आसपास के इलाके में किसान बड़ी संख्या में गेहूं और धान की फसल उगाते हैं और इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा। ऋषिकेश की तस्वीरें आप देखिए, ओले गिरे हैं, वहां पर बारिश हुई है और इससे गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान। ऋषिकेश की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जाएंगे हम। पक कर तैयार है गेहूं की फसल और ठीक उसी बीच ये सब कुछ। एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई।
ऋषिकेश और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश के कारण किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों आप देख सकते हैं ये गेहूं की खेती है और गेहूं की खेती पूरी तरह से पक कर तैयार हो गई है, बालियां पूरी तरह से पक गई हैं, लेकिन बारिश के कारण इस फसल को नुकसान होने की संभावना है। लिहाजा किसानों के चेहरे पर काफ़ी मायूसी है, क्योंकि बारिश गेहूं की फसल को पूरी तरह से चौपट कर देगी। ऐसे में किसानों का कहना है कि सरकार को उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जो उनकी फसल पूरे साल भर मेहनत करके जो उगाई गई थी वो बारिश के कारण तबाह होने के कगार पर है। प्रमोद नौटियाल, एबीपी गंगा। इधर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि सूबे के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 27 और 28 तारीख को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई थी। पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार बारिश का सिलसिला शुरू है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने आज और कल तेज़ हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। बेमौसम की इस बरसात से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और 2 दिन की जो ओलावृष्टि की संभावना है, इससे किसानों को और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मौसम का जो ये सिलसिला है ये 29 अप्रैल तक प्रदेश में इसी तरीके से बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 29 अप्रैल के बाद 3 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। बेमौसम की इस बरसात ने जहां किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, वहीं जिस तरीके से गर्मियों की शुरुआत हुई थी, गर्मियों की शुरुआत में ही इस बारिश ने तापमान में भी गिरावट लाई है। अपने कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ मैं रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर खटीमा में प्रशासन ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की। इसमें दुकानें खोलने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बारे में भी बताया गया। प्रशासन का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही दुकानें खुलेंगी। दरअसल शहर में जरूरी सामानों के अलावा भी कई और दुकानें खुली थी और इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी को साफ करने के लिए प्रशासन ने यह मीटिंग बुलाई थी। स्थानीय प्रशासन ने व्यापारियों के साथ मीटिंग में स्थानीय प्रशासन ने गृह मंत्रालय द्वारा। इस खबर के साथ ही पूरब पश्चिम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।